जहां तक उस दीप उस बेवकूफ की बात है, अगर हम उसे वापस ले गए तो शायद वो ज्यादा काम का नहीं रहेगा, इसलिए बस उसे मार दो और काम तमाम। ओह, लगता है एक और है। कोई बात नहीं, एक को मारना तो मारना ही है, दो को मारना भी मारना ही है। बस एक वार की बात है। एक जोरदार हंसी फूट पड़ी, जिसमें बेहिसाब अश्लीलता भरी हुई थी। कमीने लोगों का झुंड। अवनी का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक झटके के साथ उसने ठंडी रोशनी बिखेरती एक लंबी स्टील की तलवार निकाली और चिल्लाई, तुम चाहती हो कि हम आत्मसमर्पण कर दें? बिल्कुल नामुमकिन। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। मैं देखना चाहती हूं कि तुम काले पवन डाकू वाकई कितने ताकतवर हो। तुम छोटी सी रंडी जो नहीं जानती कि उसके लिए क्या अच्छा है। चूंकि तुम मौत को दावत दे रही हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। स्मी चेहरे वाले आदमी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, भाइयों, हमला करो। दोनों औरतों को जिंदा पकड़ लो और बाकी दो आदमियों को काट डालो। छोटी रंडी, हम काले पवन डाकुओं का विरोध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह कितना मूर्खतापूर्ण फैसला है। जब मैं तुम्हें बाद में जिंदा पकड़ लूंगा तो मैं अपने भाइयों को लाऊंगा और हम तुम दोनों बहनों के साथ बारी बारी से तब तक लड़ेंगे जब तक तुम मर नहीं जाती। हे। यह सुनकर घिनौनी अश्लील हंसी फूट पड़ी और काले पवन डाकुओं की आंखें एक हरे भ्रष्ट प्रकाश से चमक उठीं। भाइयों, मार डालो। एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और काले पवन डाकुओं ने अपने हथियार निकाल लिए और अवनी और बाकियों की ओर गरजते हुए आगे बढ़े। ये बदमाश मिस अवनी और मेरी बहन को छूने की कोशिश कर रहे हैं। भाड़ में जाओ, एक भयंकर चीख गूंजी। दीप ने अचानक एक काली लोहे की छड़ निकाली और उसे घुमाया। यह शक्तिशाली और भारी थी, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, जिसने कई काले पवन डाकुओं को तुरंत कुचल दिया, जिससे वे खून से लथपथ हो गए और वहीं मर गए। तुरंत आसपास के काले पवन डाकुओं का हमला रुक गया। उनके चेहरों पर डर के भाव के साथ सावधानी के भाव दिखाई दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वे अवनी और बाकियों का पीछा कर रहे थे और कई बार भिड़ चुके थे। वे जानते थे कि विरोधियों की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता, खासकर दीप, जिसके पास जन्मजात दिव्य शक्ति थी। उसके हाथ में एक साधारण लोहे की छड़ पीले रंग के निम्न श्रेणी के खजाने की कलाकृति से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। दीप, मुझे पता है कि तुम्हारे पास जन्मजात दिव्य शक्ति है और तुमसे निपटना बहुत मुश्किल है। पिछली बार जब अवनी बच निकला था तो सब तुम्हारी वजह से ही था। हालांकि इस बार मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। मैंने तुमसे निपटने के लिए किसी को खास तौर पर बुलाया है। दीप को अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते देख ज़ख्मी चेहरे वाले आदमी के होठों पर एक ठंडी हंसी उभर आई। उसने ताली बजाई और कहा, लोहे की पीठ वाले वानर, बाहर आओ। दहाड़। जैसे ही उसके शब्द निकले, अचानक एक जोरदार दहाड़ हुई। उसके बाद एक विशालकाय जीव आसमान से नीचे गिरा, तोप के गोले की तरह भारी जमीन पर। एक धमाके के साथ क्यूई का एक शक्तिशाली उछाल आया, जिसने आसपास के कई काले पवन डाकुओं को उड़ा दिया। लोहे की पीठ वाला वानर। दीप ने अपने सामने खड़े विशाल प्राणी को देखा और उसके चेहरे पर तुरंत गंभीर भाव आ गए। यह सचमुच 2 मीटर लंबा धूसर वानर था। उसके खुले हुए जबड़े के कोनों से 2 नुकीले दांत निकले हुए थे और उसकी तांबे की घंटियों जितनी बड़ी आंखें एक जंगली लाल पागलपन से भरी हुई थीं, जो दीप को गौर से देख रही थीं। उसके नथुनों से लगातार गंदी हवा निकल रही थी। इस वानर का नाम लोहे की पीठ वाला वानर था, जो पहले दर्जे का 8वां स्तर का क्रूर जानवर था। इसकी ताकत उस ब्लेड दानव मेंटिस से भी ज्यादा थी, जिसे यश ने पहले मार डाला था।
लोहे की पीठ वाले वानर, हमला करो। स्खमी चेहरे वाला वह आदमी इस क्रूर जानवर को काबू में करने में सक्षम लग रहा था। उसने दूर से ही दीप की ओर उंगली उठाई और उपहास किया। दहाड़। लौहपीठ वाले वानर ने तुरंत अपनी छाती पीटकर दहाड़ लगाई, फिर उसके मोटे पैर जमीन से उछल पड़े। उसका विशाल शरीर तोप के गोले की तरह आगे की ओर उछला और जोरदार प्रहार किया। उसने जो प्रचंड हवा चलाई वह इतनी जोरदार थी कि उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। जानवर, दफा हो जाओ। दीप ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ा, जिससे उसके शरीर के भीतर की सारी सच्ची ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो गई। उसके शरीर से एक सुनहरी पीली सच्ची ऊर्जा चमक निकली। फिर काले लोहे की छड़ को पकड़े हुए उसने उसे एक धीमे ऊर्जा विस्फोट के साथ नीचे गिरा दिया और लोहे की पीठ वाले वानर पर जोरदार प्रहार किया। लोहे की पीठ वाले वानर ने तिरस्कार से घुरघुराहट की। उसकी विशाल घड़े के आकार की मुट्ठी ने भी एक ऊर्जा विस्फोट किया और वह हिंसक रूप से आगे की ओर टकराई, सीधे काले लोहे की छड़ से टकराई। धमाका। छी! लोहे की छड़ आखिरकार एक लोहे की छड़ ही थी। इसकी सामग्री सामान्य थी और खजाने की कलाकृति जितनी कठोर नहीं थी। लोहे की पीठ वाले वानर के मुक्के से वह सीधे चकनाचूर हो गई। दीप के हाथ फट गए, खून बहने लगा और उसने पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए मुंह में खून भर लिया। दीप अभी 7वें स्तर की साधना के अंतिम चरण में था। उसकी क्रूरता उसकी जन्मजात दिव्य शक्ति से प्रेरित थी। हालांकि यह लौहपीठ वाला वानर भी एक क्रूर राक्षस था जिसमें जन्मजात दिव्य शक्ति थी और उसकी शक्ति दीप से एक स्तर अधिक थी। इसलिए दीप उससे मुकाबला करने के योग्य ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लौहपीठ वाले वानर के घूंसे से उसे चकनाचूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बड़े भाई दीप। यह दृश्य देखकर अवनी और शिवानी दोनों चिंतित होकर चिल्ला उठे। भाइयों, यह दीप लौहपीठ वाले वानर में फंस गया है। चलो आगे बढ़ते हैं और इन बहनों को पकड़ लेते हैं। इतने दिनों से सभी ने इनका पीछा करने में कड़ी मेहनत की है। एक बार जब ये पकड़ ली जाएंगी तो हम अपने भाइयों को अपनी कुंठाएं निकालने देंगे। हे, ज़ख्मी चेहरे वाला आदमी अश्लीलता से मुस्कुराया और काली हवा के डाकुओं को पुकारा। वे दीप को दरकिनार करके सीधे अवनी और शिवानी की ओर बढ़े। युवा गुरु यश, मैं इन बदमाशों से निपट लूंगा। कृपया शिवानी को लेकर भाग जाइए, मैं आपसे विनती करता हूं। अवनी जानती थी कि इस समय भागना नामुमकिन है। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी खूबसूरत तारों जैसी आंखों में मौत का सामना करने का दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। उसने गंभीरता से यश को निर्देश दिया, फिर लंबी स्टील की तलवार पकड़े हुए एक हल्की सी चीख निकाली। उसने कई तीखे ठंडे तलवार के फूल छोड़े और आगे बढ़ गई। हालांकि अवनी एक महिला थी, लेकिन उसकी शक्ति दीप से एक स्तर ज्यादा थी क्योंकि वह 8वीं परत की साधना में थी। वह थोड़े समय के लिए इन काले पवन डाकुओं से मुकाबला जरूर कर सकती थी, लेकिन अंततः हार निश्चित थी। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। एक पल में दोनों पक्ष भिड़ गए और माहौल बेहद अफरा-तफरी में बदल गया। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? यश इस खतरनाक स्थिति से बेपरवाह लग रहा था और शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम अकेले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं बड़ी बहन अवनी और बड़े भाई के साथ मरना चाहता हूं, शिवानी ने जिद से कहा। अफसोस, तुम्हारी बड़ी बहन अवनी ने मुझे तुम्हें ले जाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। चूंकि यही बात है तो मुझे उन्हें वहां से जाने पर मजबूर करना होगा। यश ने मुंह बनाया, सिर हिलाया, फिर शिवानी की उलझन भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा।
अगले ही पल एक धीमी आवाज सुनाई दी, सब रुक जाओ। यह आवाज हालांकि शांत थी, लेकिन जादू से भरी हुई लग रही थी, जो सबके कानों में गूंज रही थी। एक पल में भयंकर युद्धरत दल अचानक एक साथ रुक गए, उनकी निगाहें यश की ओर मुड़ गईं। इतने सारे लोगों द्वारा घूरे जाने पर यश ने कोई बेचैनी नहीं दिखाई। उसके चेहरे पर एक गर्म बसंत जैसी मुस्कान तैर रही थी जब उसने 3 उंगलियां उठाईं। मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ, ठीक है। उल्टी गिनती अभी शुरू होती है। 1 सांस। यश ने धीरे से एक उंगली वापस खींच ली। यश का कुछ हद तक घमंडी रवैया देखकर जख्मी चेहरे वाला आदमी चिढ़ गया। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, यह बेवकूफ कहाँ से आ गया? क्या तुम्हें यहाँ चिल्लाने का हक है? लोहे की पीठ वाले बंदर, इस बच्चे को चकनाचूर कर दो। दहाड़। लोहे की पीठ वाले बंदर ने एक धीमी दहाड़ लगाई, दीप को मुक्का मारकर दूर फेंका, फिर यश की ओर तेजी से झपटा। एक पल में वह उसके सामने आ पहुंचा। उसके शक्तिशाली मुक्के में हवा का एक तेज झोंका था, जो हिंसक रूप से नीचे गिरा। मुक्का उसके पास पहुंचने से पहले ही तेज हवा बह चुकी थी, जिससे यश के काले बाल और वस्त्र जोर से फड़फड़ा रहे थे। हालांकि यश बेखबर लग रहा था, अभी भी उदासीनता से वहीं खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिला। अरे, इस बच्चे को चिल्लाते हुए सुनकर मुझे लगा कि इसमें वाकई कोई काबिलियत है। पता चला कि यह सचमुच एक बेवकूफ है। लोहे की पीठ वाले वानर के घूंसे से बुरी तरह डर गया है। लोहे की पीठ वाले वानर, इस बेवकूफ को चूर चूर कर दो। हम काले पवन डाकुओं पर चिल्लाने की हिम्मत? इसे तो बिना दफन किए ही मरना होगा। काले पवन डाकुओं के होठों पर एक खूनी क्रूर मुस्कान आ गई। युवा गुरु यश। यह दृश्य देखकर अवनी और बाकी लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए और वे बेचैनी से चिल्ला उठे। लेकिन यश को अभी भी कोई प्रतिक्रिया न देते देखकर मानो वह बुरी तरह डर गया हो, वे अपनी आंखें बंद करने से खुद को नहीं रोक पाए, मानो वे उस खूनी और दुखद दृश्य को देखना नहीं चाहते थे जो सामने आने वाला था। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, एक ठंडी आवाज मानो 9 पाताल लोक से धीरे धीरे इस घने जंगल में गूंजी। छोटे बंदर, चूंकि तुम सबसे पहले मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। घड़े के आकार की लोहे की मुट्ठी उसकी पुतलियों में लगातार फैल रही थी। जब वह 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी तो यश के होठों पर आखिरकार एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर उसकी गहरी गहरी आंखों में ठंडी रोशनी की धारियां अचानक चाकू और तलवारों की तरह जमा हो गईं, जो मानो हर चीज को भेदने में सक्षम हो। अगले ही पल यश ने अपना ब्लेड निकाला और एक स्पष्ट हल्की चीख निकली। रेजिंग थंडर स्प्रिंट। धमाका। एक बहरा कर देने वाली आवाज अचानक बिजली गिरने जैसी गूंजी। चकित निगाहों के बीच यश के हाथ में टूटी हुई लहरदार खजाना कृपाण अचानक एक तेज कृपाण की रोशनी के साथ फूट पड़ी। 9 स्वर्गों से गिरती बिजली की तरह वह लौहपीठ वाले वानर पर जोर से टूट पड़ी। दहाड़। लौहपीठ वाले वानर के चेहरे पर तुरंत भय का भाव आ गया। उसने एक बेहद डरी हुई दहाड़ लगाई और भागने के लिए मुड़ा। फुफकार। हालांकि जैसे ही लौहपीठ वाला वानर मुड़ा, बिजली जैसी कृपाण की रोशनी अचानक उसकी छाती पर पड़ी। तुरंत शून्य रियल में एक लाल रक्त पुष्प खिल गया और एक दर्दनाक तीखी दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद उसका विशालकाय शरीर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। लौहपीठ वाला वानर मर गया। यह लोहे की पीठ वाले वानर को एक ही कृपाण से मार डाला। क्या यह बच्चा स्वर्गस्तर का विशेषज्ञ है? हिस। काले पवन डाकू सब स्तब्ध थे, उनके मुंह खुले हुए थे, लगभग मुट्ठी भर।
वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, और ठंडी हवा के झोंके लगातार आ रहे थे। न केवल वे, बल्कि अवनी और बाकी दो लोग भी इतने स्तब्ध थे कि बोल नहीं पा रहे थे। हालांकि वे कुछ समय से साथ थे और उन्होंने देखा था कि यश में असाधारण शक्ति है, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यश लोहे की पीठ वाले वानर जैसे क्रूर जानवर को एक ही कृपाण के वार से मार गिराएगा। यह सिर्फ असाधारण शक्ति ही नहीं थी, यह बेहद शक्तिशाली भी थी। तुम्हारे पास 2 सांसें और हैं। लुढ़कना है या मरना है, क्या तुमने तय कर लिया है? यश ने धीरे से अपना खून से सना हुआ टूटा हुआ लहर खजाना कृपाण वापस खींच लिया और कुछ ही दूरी पर खड़े काले पवन डाकुओं के समूह को उदासीनता से देख रहा था। उसके शांत भाव से ऐसा लग रहा था मानो उसने जिसे अभी अभी मारा है वह महज एक चींटी है, न कि लौहपीठ वाला वानर जिसकी ताकत किसी अर्जित रियल्म के 9वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट से टक्कर ले सके। बच्चा, मानता हूं तुम्हारी ताकत असाधारण है, लेकिन हम काले पवन डाकुओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अगर तुम अभी रुक गए तो हम अपने काम से काम रखेंगे। अगर तुम समझदार नहीं हुए तो जब हमारा बॉस आएगा तो तुम बिना दफन के ही मर जाओगे, क्योंकि हमारा बॉस एक अर्धचरण स्वर्ग श्रेणी का विशेषज्ञ है। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारे बॉस के सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। जख्मी चेहरे वाले आदमी का चेहरा तमतमा गया और वह भयंकर आवाज में चिल्लाया। अब वह अज्ञात मूल के इस शक्तिशाली व्यक्ति यश को भड़काना नहीं चाहता था, लेकिन अवनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता था। वह यश को डराने की कोशिश में केवल काले पवन डाकुओं का नाम ही ले सकता था। तुम्हारे पास बस एक और सांस है। यश ने स्थमी चेहरे वाले आदमी की बात अनसुनी कर दी और धीरे से अपनी दूसरी उंगली वापस खींच ली। अरे यार, मुझे इस तरह नीची नजर से देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यश के तिरस्कार भरे रवैये से स्थमी चेहरे वाले आदमी का दिल गुस्से से उबल पड़ा और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह शक्तिशाली ब्लैक वाइंड बैंडिट्स का दूसरा कमांडर था, उसे ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था? उसकी आंखों में निर्दयता की एक झलक दिखाई दी और वह दहाड़ा। भाइयों, हालांकि यह बच्चा शक्तिशाली है, पर है तो बस एक इंसान। चलो मिलकर इसे काट डालते हैं। जो कोई भी इस बच्चे को मार डालेगा उसे 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और 1 मानव श्रेणी का मध्यमस्तरीय मार्शल स्किल इनाम में मिलेगा। भाइयों, मार डालो। हालांकि यश ने अभी जो ताकत दिखाई उसने ब्लैक वाइंड बैंडिट्स को बहुत डरा दिया था, लेकिन बहादुर लोगों को ही बड़े इनाम मिलते हैं। जख्मी चेहरे वाले आदमी की बातें सुनते ही वहां मौजूद काले पवन डाकुओं की आंखें तुरंत हरी हो गईं। तरह तरह के हथियार लिए वे चीखते हुए यश की ओर दौड़े, मौत की तलाश में। यह दृश्य देखकर यश के थोड़े पतले होंठ व्यंग्यात्मक भाव में बदल गए। उसके दाहिने हाथ ने अचानक टूटे हुए लहर के खजाने वाले कृपाण को थाम लिया और चमकदार सच्ची ऊर्जा रोशनी बाहर निकली। अगले ही पल उसने हवा की तरह अपनी कृपाण खींच ली। स्विश स्विश स्विश। वहां मौजूद किसी ने भी यह नहीं देखा कि यश ने असल में कितने कृपाण प्रहार किए। उन्होंने बस इतना देखा कि जैसे ही यश ने अपनी कृपाण खींची, शून्य क्षेत्र में अनगिनत घनी ठंडी कृपाण रोशनियां तुरंत खिल उठीं, फिर एक प्रचंड तूफान की तरह छा गईं और सब कुछ ढक लिया। यश की यह चाल ठीक गेल स्लैश थी, जो स्वर्ग श्रेणी के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल, पवन और वज्र ब्लेड कला की पहली चाल थी। यह मार्शल स्किल बेहद तेजी से कृपाण खींचने पर जोर देती है। कृपाण जितनी तेजी से खींचा जाता है और जितनी बार वार करता है, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। यश ने अब इसे लघु उपलब्धि क्षेत्र में विकसित कर लिया है, जिससे वह एक पल में 50 कृपाण वार कर सकता है। अगर वह पूरी ताकत लगा दे
तो यह 100 कृपाण वार हो जाएंगे। हालांकि यह कुछ भी नहीं है। अगर गेल स्लैश को प्रमुख उपलब्धि क्षेत्र में विकसित किया जाए तो एक पल में सैकड़ों कृपाण वार किए जा सकते हैं, और पूर्णता क्षेत्र में एक पल में 1000 से ज्यादा कृपाण वार किए जा सकते हैं। एक कृपाण वार से कृपाण की रोशनी आसमान में छा जाती है और इसकी शक्ति बेहद भयंकर और डरावनी होती है। फूफ फूफ फूफ। तुरंत ठंडी कृपाण की रोशनी से 20 से ज्यादा ब्लैक वाइंड बैंडिट मारे गए। भारी मात्रा में लाल रक्त फव्वारे की तरह फूट पड़ा, जिससे काली जमीन लाल हो गई। खून की एक तेज गंध हवा में फैल गई और हर जगह टूटे हुए अंग और लाशें बिखरी पड़ी थीं। रात के अंधेरे में पहले से ही कुछ भयावह लग रहा यह घना जंगल उस समय के दृश्य और दुष्ट आत्माओं की दहाड़ जैसी कर्कश ऊर्जाओं के साथ मिलकर तुरंत और भी भयानक हो गया, मानो नर्क में शूरा का मैदान हो। और यश ग्रिम रीपर की दरांती पकड़े एक राक्षस देवता था जो बेरहमी से लोगों की जान ले रहा था। भागो! काली हवा के डाकू शुरू से ही एक अव्यवस्थित भीड़ थे। इस भयानक दृश्य ने उन्हें डराकर पीला कर दिया। उनके शरीर कमजोर हो गए, वे कोई ताकत नहीं लगा पा रहे थे। जैसे ही यश की ठंडी निगाह, जो किसी भी भावना से रहित लग रही थी, उन पर पड़ी, उनके सिर में झुनझुनी होने लगी और वे घबराकर भाग गए। मर जाओ! यश कोई नरम दिल इंसान नहीं था। उसने एक ठंडी चीख मारी, फिर कई और तलवारों के वार किए, जिससे भागते हुए सभी काले पवन डाकू मारे गए। हालांकि इन घटनाओं का वर्णन करने में काफी समय लगा। यश के शुरुआती वार से लेकर अंत तक यह बस बिजली की एक चमक थी। दर्जनों काले पवन डाकू जो खतरनाक ढंग से हमला कर रहे थे, अब सिर्फ उस दागदार चेहरे वाले आदमी तक सिमट गए थे। स्वर्ग का रास्ता है, लेकिन तुमने उसे अपनाया नहीं। नर्क का कोई दरवाजा नहीं है, फिर भी तुम अंदर घुसने की जिद कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुसीबत मोल ले रहे हो? यश के होंठ एक व्यंग्यात्मक भाव में बदल गए जब वह धीरे धीरे दागदार चेहरे वाले आदमी की ओर बढ़ा। उसकी गहरी आंखों में खुलेआम जानलेवा इरादे भरे हुए थे। हालांकि इस दृश्य में दागदार चेहरे वाला आदमी भी पैरों से थोड़ा कमजोर लग रहा था, फिर भी वह अर्जित क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना का एक गुरु था। वह जल्दी से शांत हुआ और दहाड़ा, बच्चे, नर्क में जाओ। उग्र लहरें ताड़ छप। लगभग 10 फुट की परिधि वाला एक नीला सच्चा ऊर्जा हस्तचिह्न शून्य रियल में तुरंत संघनित हो गया। जैसे ही उस दागदार चेहरे वाले व्यक्ति ने अपनी हथेली खोली, वह यश की ओर तेजी से टकराया। जैसे ही वह शून्य रियल से गुजरा, उसने उमड़ती लहरों जैसी गड़गड़ाहट भरी आवाजें निकाली, जो शक्ति से भरपूर थीं और चट्टानों को चकनचूर कर सकती थीं और स्मारकों को चीर सकती थीं। उग्र लहरें ताड़। बस एक छोटा सा छींटा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली उग्र लहरें क्या होती हैं। यश के होंठ तिरस्कार से मुड़ गए, फिर उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह हल्के से चिल्लाया। क्रोधित लहरें, 100 गुना लहरें। धमाका! नीला सच्चा ऊर्जा हस्तचिह्न सीधे धूल में बदल गया। दागदार चेहरे वाले व्यक्ति ने तुरंत मुंह भर खून थूक दिया। उसका चेहरा अत्यधिक भय से भर गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, सच्ची क्यूई छाप को चकनाचूर करने वाली उस हिंसक मुक्काबाजी ने वार करना जारी रखा। उसकी बची शक्ति कम नहीं हुई और उसकी छाती पर जोरदार प्रहार हुआ। दरार! हड्डियों के टूटने की एक कंपा देने वाली आवाज गूंजी और जख्मी चेहरे वाले आदमी की छाती सीधे धंस गई। उसने एक करुण चीख मारी, फिर उसका शरीर रेत के बोरे की तरह पीछे की ओर उड़ गया। एक ऊंचे पेड़ से टकराकर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा, गतिहीन। उसके शरीर में क्यूई का कोई निशान नहीं बचा था, बिल्कुल बेजान। ठीक है, संकट सुलझ गया। जख्मी चेहरे वाले आदमी को मारने के बाद
यश उदासीनता से मुस्कुराया, मानो उसने कोई मामूली काम कर दिया हो। उसने ताली बजाई और टूटी हुई लहर के खजाने वाली कृपाण को वापस अपने स्पेस बैग में रख लिया। दरअसल इन काली हवा के डाकुओं को मारना यश के लिए एक मामूली बात थी। हालांकि यश के पास केवल 8वें स्तर की साधना थी और उस दागदार चेहरे वाले व्यक्ति के पास 9वें स्तर की साधना थी, लेकिन सामान्य ज्ञान के अनुसार पूरे क्षेत्र का अंतर होने के बावजूद शक्ति में भारी अंतर होना चाहिए। लेकिन यश, जो स्वर्ग विरोधी क्यूई कला, स्वर्ग निर्माण शास्त्र पर कब्जा करो की साधना करता है, को सामान्य ज्ञान से कैसे मापा जा सकता है? शेखी बघारने के लिए यश जन्मजात क्षेत्र से नीचे वालों के बीच बिल्कुल अजेय है। पूरे यक्षागिरी देश में ऐसा कोई भी अर्जित क्षेत्र मार्शल कलाकार ढूंढना शायद नामुमकिन है जो यश के 3 वार झेल सके। युवा गुरु यश, क्या आप ठीक हैं? अवनी ने पहले भी कई तूफान देखे थे। हालांकि यह दृश्य चौंकाने वाला था। वह जल्दी से संभल गई और चिंता से यश को देखा। मैं ठीक हूं। वे बस कमजोर लोगों का एक समूह हैं। वे मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? यश ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। मिस अवनी, अगर यश गलत नहीं है तो आप इन काले पवन डाकुओं से हमेशा बचती रही हैं, है ना? अब जब यश ने उनसे निपट लिया है तो आप सुरक्षित आगे बढ़ सकती हैं। यश ने भी जीवन रक्षक दयालुता का बदला चुका दिया है। दयालुता का बदला चुकाने के बाद यश निश्चिंत हो गया और रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह जाने के लिए तैयार हो गया। चंद्रपथ संप्रदाय के चंद्रपथ मार्शल मीट में अभी लगभग 1.5 महीना बाकी था। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत पहले से ही अच्छी थी, लेकिन लोकेश के साथ प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसकी ताकत में और सुधार की जरूरत थी। यश को जाते हुए देखकर अवनी की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। फिर उसने मानो कोई कठिन निर्णय ले लिया हो, अपने लाल होठों को हल्के से काटते हुए और धीरे से कहा, युवा गुरु यश, कृपया प्रतीक्षा करें। मिस अवनी, क्या आपके पास कोई और निर्देश हैं? यश रुक गया। अवनी की खूबसूरत आंखें यश को घूर रही थीं और पूछ रही थीं, युवा गुरु यश, क्या आपको यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि ये काली हवा के डाकू लगातार हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं और वे हमें किस तरह का नक्शा सौंपना चाहते हैं? यश मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, ये बातें मुझे परेशान नहीं करती। मैं तो बस आपकी मेहरबानी का बदला चुकाने आया हूँ। यह देखकर अवनी ने गहरी सांस ली, अचानक विषय बदल दिया और शांति से कहा, युवा गुरु यश, क्या आप हमारे साथ कोई सौदा करने में रुचि रखते हैं? सौदा? आपका क्या मतलब है? यश ने कुछ उलझन में अपनी भौहें उठाईं। अवनी मुस्कुराया और शब्द दर शब्द बोला, युवा मास्टर यश, क्या आपने कभी विहान के बारे में सुना है, जो जन्मजात 8वें स्तर का विशेषज्ञ था, जिसने 20 साल पहले प्रभुत्व जमाया था? ये ब्लैक वाइंड बैंडिट्स जो नक्शा चाहते हैं, वह ठीक वही प्राचीन मकबरे का नक्शा है जिसे विहान ने अपनी मृत्यु से पहले छोड़ा था। विहान? क्या ये वही विहान हैं जिन्हें रसायन विद्या और युद्ध कला का द्वैत विभूति कहा जाता है? यह सुनकर यश की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनका चेहरा कुछ स्तब्ध रह गया। बिल्कुल सही। अवनी ने थोड़ा सिर हिलाया। युवती अवनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उस अस्तित्व द्वारा छोड़े गए प्राचीन मकबरे का नक्शा सचमुच प्राप्त कर लोगी। यश ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को शांत किया और कुछ आश्चर्य से कहा, किंवदंती है कि 20 साल पहले यक्षागिरी देश में एक अद्भुत और प्रतिभाशाली प्रतिभा का जन्म हुआ था। इस व्यक्ति का नाम विहान था। न केवल उनकी युद्ध कला साधना अद्भुत थी, बल्कि उन्होंने एक अत्यंत उत्कृष्ट रसायन विद्या तकनीक में भी महारत हासिल की थी। यक्षागिरी देश में
उन्हें रसायन विद्या और युद्ध कला का द्वैत विभूति की प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त थी, जिसका व्यापक सम्मान था और वे घर घर में जाने जाते थे। दुर्भाग्य से अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सुना गया है कि एक बार विहान ने एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को उकसाया जो जन्मजात क्षेत्र से परे था। वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा बुरी तरह घायल हो गया और जल्दी से गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज में भाग गया। कुछ ही समय बाद उस पीढ़ी के प्रतिभाशाली विहान के निधन की खबर फैल गई। उसी समय विहान के निधन की घोषणा के साथ एक और खबर आई। उस खबर में कहा गया था कि अपनी मृत्यु से पहले विहान ने गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज के भीतर एक गुप्त स्थान पर एक प्राचीन मकबरा बनवाया था, जिसमें उसने अपने जीवन भर के सभी अद्वितीय कौशल और संचित खजाने को किसी नियत व्यक्ति की प्रतीक्षा में संग्रहित किया था। जब तक कोई प्राचीन मकबरे का स्थान ढूंढ लेता, तब तक वह उसके द्वारा छोड़ी गई हर चीज प्राप्त कर सकता था। उसी दौरान यक्षागिरी देश में एक तूफान आया, जिसमें अनगिनत मार्शल कलाकार विहान द्वारा छोड़े गए प्राचीन मकबरे की खोज में गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज में प्रवेश कर गए। यह जानना जरूरी है कि विहान एक जन्मजात 8वें स्तर का विशेषज्ञ था। ऐसी साधना उसे यक्षागिरी देश के शिखर विशेषज्ञों में शुमार करने के लिए पर्याप्त थी। एक शिखर विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खजानों से कौन मोहित नहीं होगा। इसके अलावा विहान न केवल एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट था, बल्कि कीमिया का एक महान गुरु भी था। अगर कोई उसकी कीमिया गुप्त पुस्तिका प्राप्त कर ले तो वह एक सम्मानित कीमियागर बन सकता था। लोभ मन को अंधा कर देता है। यक्षागिरी देश के शीर्ष विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खजानों के प्रलोभन ने हजारों मार्शल आर्टिस्टों को गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज के खतरों की अनदेखी करने के लिए प्रेरित किया, और एक के बाद एक, जिनमें अनगिनत जन्मजात विशेषज्ञ भी शामिल थे, दौड़ पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से 3 साल बाद भी विहान द्वारा छोड़ा गया प्राचीन मकबरा किसी को नहीं मिला। धीरे धीरे यह खबर समय की नदी में डूब गई और अब तक बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। यश को भी इस रहस्य का पता चला क्योंकि उसने अपने प्रशिक्षण अभियान से पहले गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज के बारे में कई प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे। संयोग से मुझे विहान के प्राचीन मकबरे के स्थान का विवरण देने वाला एक नक्शा मिल गया। कई बार जांच पड़ताल करने के बाद इसकी 100% पुष्टि हो सकती है कि यह असली है। लेकिन दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करते समय यह खबर लीक हो गई और ब्लैक वाइंड बैंडिट्स को पता चल गई। यही वजह है कि वे लगातार हमारा पीछा कर रहे हैं। अवनी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई जब उसने ब्लैक वाइंड बैंडिट्स के साथ उनके झगड़े का कारण और प्रभाव संक्षेप में बताया। फिर उसने आगे कहा, युवा गुरु यश, मैंने आपको पहले जो बात बताई थी वह यह है कि मुझे उम्मीद है कि आप प्राचीन मकबरे में विहान द्वारा छोड़े गए खजानों को प्राप्त करने में हमारी रक्षा करेंगे और इनाम उस प्राचीन मकबरे के खजानों का आधा होगा। कैसा लग रहा है मिस अवनी? क्या तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रही हो? तुमने अभी अभी मेरी की ताकत देखी है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम सामना कर सको। तुम मुझे इसके बारे में बता रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं बुरे इरादे पाल सकता हूं और हत्या और डकैती कर सकता हूं? यश ने अपने दिल की भावुक भावनाओं को दबाते हुए एक गहरी सांस ली और अवनी की ओर देखा। अवनी की साफ आंखें सीधे यश को देख रही थीं और उसने एक एक शब्द दृढ़ विश्वास के साथ कहा, हालांकि मैं युवा मास्टर यश के साथ ज्यादा समय से नहीं रही, लेकिन मैं जानती हूं कि युवा मास्टर यश निश्चित रूप से उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। चूंकि युवा लेडी अवनी यश के बारे में इतना अच्छा सोचती हैं, तो स्वाभाविक रूप से यश युवा लेडी अवनी को निराश नहीं करेगा। यश मुस्कुराया, उसकी मुस्कान साफ और शुद्ध थी। समय बर्बाद नहीं करना है, चलो जल्दी से काम करते हैं। हालांकि अवनी नाजुक लग रही थी,
लेकिन उसने अपने कामों में निर्णायकता दिखाई और सीधे सीधे कहा, इस बार सिर्फ स्कारफेस का समूह ही हमारा पीछा नहीं कर रहा है। ब्लैक टाइगर भी है, जो ब्लैक वाइंड बैंडिट्स का महान गुरु है। यह व्यक्ति एक हाफ स्टेप इन्नेट विशेषज्ञ है और उसकी ताकत बेहद जबरदस्त है। यंग मास्टर यश के लिए भी उसका मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। अगर वह हमें पकड़ लेता है तो यह मुश्किल होगा। हमें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। युवती अवनी, आगे बढ़ो। यश ने सिर हिलाया। हालांकि वह अब दुर्जय था, फिर भी वह हाफ स्टेप इन्नेट का मुकाबला नहीं कर पाया था। जन्मजात क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। एक जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ अपने हाथ के एक इशारे से 100 अर्जित 9वें स्तर के मार्शल कलाकारों का सफाया कर सकता है। हालांकि एक अर्धचरणीय जन्मजात एक सच्चे जन्मजात जितना शक्तिशाली नहीं होता, फिर भी वह अपने हाथ के एक इशारे से 1 दर्जन से ज्यादा अर्जित 9वें स्तर के मार्शल कलाकारों का सफाया कर सकता है। वह अभी इतनी भयानक ताकत से निपटने के लिए योग्य नहीं था। यश अपनी सीमाएं जानता था और घमंडी या अभिमानी नहीं था। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यश और बाकी लोग जल्दी से चले गए। जैसे ही वे घने जंगल से गुजरे, छोटी शिवानी अवनी के साथ साथ चल रही थी। उसकी अर्धचंद्राकार भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसका छोटा सा मुंह फूला हुआ था और उसका सुंदर चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था जब उसने कहा, बहन अवनी, प्राचीन मकबरे का वह नक्शा हमें अनगिनत मुश्किलों के बाद मिला था। इस यश ने कोई मेहनत नहीं की और सिर्फ खजानों का आधा हिस्सा ले लिया। यह मुझे बहुत दुखी करता है। कोई भी अपने मुंह में पहले से मौजूद मोटा मांस थूकना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी अगर किसी की ताकत कम हो और वह अपनी क्षमता से ज्यादा खाने की जिद करे तो नतीजा बस दम घुटने से होता है। खजानों का आधा हिस्सा लेना कुछ न मिलने या अपनी जान गंवाने से कहीं बेहतर है। अवनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हल्के से मुस्कुराकर कहा। उसे समझौते की कला साफ समझ आ गई थी। कितनी उदार महिला है। अगर उसे यह अवसर मिल जाए तो यह महिला भविष्य में यक्षागिरी देश में जरूर बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी। हालांकि यश समूह में सबसे पीछे था, फिर भी वह अवनी और शिवानी के बीच बातचीत साफ सुन सकता था। वह प्रशंसा में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और अवनी को गहराई से देखा। तुरंत उसकी नजर अनजाने में अवनी के भरे हुए वक्ष पर पड़ी और उसने मन ही मन एक विचार जोड़ा। उसका मन ही नहीं बल्कि उसकी छाती भी बहुत चौड़ी है। धप धप धप। घने जंगल में मानो नारकीय युद्ध भूमि हो। यश और बाकी लोगों के जाने के कुछ ही देर बाद जल्दी जल्दी कदमों की एक और श्रृंखला सुनाई दी। काले वस्त्र पहने कुछ आकृतियां दूर से तेजी से आती हुई दिखाई दी। उनके पहनावे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे वाकई ब्लैक वाइंड बैंडिट्स के सदस्य थे। महान गुरु, इसकी पूरी जांच हो चुकी है। द्वितीय गुरु और दूसरी टीम के सभी भाई मर चुके हैं। एक भी जीवित नहीं है। ब्लैक वाइंड बैंडिट के एक सदस्य ने उस उबकाई भरे एहसास को सहते हुए युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। फिर वह तेजी से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास गया, जिससे एक ठंडी आभा निकल रही थी। एक घुटने पर झुक गया और सम्मानपूर्वक स्थिति की सूचना दी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ब्लैक वाइंड बैंडिट्स का महान गुरु, अर्धचरणीय जन्मजात विशेषज्ञ ब्लैक टाइगर था। युवती अवनी की ताकत के साथ उसके लिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। घावों को देखकर लगता है कि ब्लेड कला के एक उस्ताद ने कार्रवाई की, स्कारफेस और अन्य को पूरी तरह से मार डाला और कोई भी जीवित नहीं बचा। इसके लिए कम से कम एक शिखर अर्जित 9वें स्तर की साधना की आवश्यकता होगी।
ब्लैक टाइगर ने उदासीनता से जमीन पर पड़े भयानक शवों को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तभी उसके होठों पर एक भयावह चाप सा उभर आया और उसकी आवाज, जो स्तब्ध कर देने वाली नियत से भरी थी, गूंजी। चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुमने मेरे काले पवन डाकुओं का विरोध करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें कतई नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें 10 या 100 गुना ज्यादा भयानक कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। मैं तुम्हें समझा दूंगा। काले पवन डाकुओं का विरोध करना कितना मूर्खतापूर्ण फैसला है। काले बाघ के शरीर से एक तेज हवा की तरह हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फीली आभा निकली, जिससे आसपास का तापमान तुरंत 10 डिग्री गिर गया, मानो वहां मौजूद हर कोई बर्फ के तहखाने में हो, जिससे उन्हें एक भयानक सिहरन पैदा करने वाली अनुभूति हो रही थी। अपनी आभा समेटते हुए काले बाघ ने उदासीन भाव से पूछा, क्या तुम्हें पता चला कि वे लोग किस दिशा में भागे थे? महाराज, उन लोगों ने अपने भागने का रास्ता बहुत अच्छी तरह छुपा रखा था। हम उसे ढूंढ नहीं पाए। ब्लैक वाइंड बैंडिट के सदस्य ने घबराहट से कहा। उसे डर था कि कहीं वह गलती से अपने सामने वाले आदमी को नाराज न कर दे और उसे थप्पड़ मारकर मार न दिया जाए। नहीं मिल रहा। ब्लैक टाइगर ने एक भौं उठाई, फिर उसके होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। लगता है मुझे यह चाल चलनी पड़ेगी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ब्लैक टाइगर के हाथ उसकी आस्तीन से बिजली की तरह बाहर निकल आए। सच्ची क्यूई की लहरें एक तेज शीतल आभा से ओतप्रोत उसकी हथेलियों से लगातार फैल रही थीं। उसकी हथेलियां शून्य रियल में लगातार नाच रही थीं, एक के बाद एक गहरी हस्तमुद्राएं बना रही थीं। जब हस्तमुद्राएं पूरी तरह से बन गईं, तो उसने अचानक अपनी हथेलियों को शून्य रियल में आगे बढ़ा दिया। 1000 मील का आत्मानुरेखण अभिशाप। अनगिनत मीलों का आत्मा पीछा करने वाला आकर्षण। ब्लैक टाइगर ने एक धीमी ऊर्जाख मारी और तुरंत ही एक अजीब सा उतार चढ़ाव शून्य रियल में फैल गया। फुसफुसाहट। एक पल में बिखरे हुए अंगों और लाशों से धूसर मृत्युभरी क्यूई की किरणें निकलकर शून्य रियल में इकट्ठा हो गईं। एक पारभासी गोलाकार धूसर कंपास प्रेत अचानक शून्य रियल में संघनित हो गया। कंपास की सतह पर एक लाल रक्तसदृश सूचक दूर तक गतिहीन होकर इशारा कर रहा था। वे उस दिशा में हैं। चले जाओ। ब्लैक टाइगर की आंखों से एक ठंडी चमक फूट पड़ी और वह धीरे से चिल्लाया। तुरंत ही ब्लैक वाइंड बैंडिट्स के सदस्यों का एक बड़ा समूह धुंधली काली परछाइयों में बदल गया, एक तूफान पैदा कर दिया और तेजी से रक्तरंग के सूचक द्वारा बताई गई दिशा की ओर बढ़ गया। फुसफुसाहट। अवनी के नेतृत्व में यश और अन्य लोग घने जंगल से तेजी से गुजरे। इस दौरान वे सभी बेहद सतर्क थे, ज्यादा शोर मचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आखिरकार यह कोई परोपकारी जगह नहीं, बल्कि खतरनाक गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज थी। अपनी मौजूदा लाइनअप के साथ अगर उन्हें किसी प्रथम श्रेणी के खतरनाक जानवर, यहां तक कि प्रथम श्रेणी के 9वीं श्रेणी के खतरनाक जानवर का भी सामना करना पड़ता, तो वे उसे हल कर सकते थे। हालांकि अगर उनका सामना किसी द्वितीय श्रेणी के खतरनाक जानवर से होता, तो यह बेहद परेशानी भरा और खतरनाक होता, क्योंकि एक द्वितीय श्रेणी का खतरनाक जानवर एक जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर होता है। सौभाग्य से यश और अन्य लोगों की किस्मत काफी अच्छी थी। उनका सामना कई प्रथम श्रेणी के खतरनाक जानवरों से हुआ, लेकिन किसी द्वितीय श्रेणी के खतरनाक जानवर की परछाई तक नहीं। एक दिन और रात की भागदौड़ भरी यात्रा के बाद यश और अन्य लोग आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। यह एक छोटी सी घाटी थी, जो हमेशा धुंधली सफेद धुंध से ढकी रहती थी, जिससे दृश्यता बहुत कम हो जाती थी। इसके अलावा घाटी के पास एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र प्रतीत होता था, जो इंद्रियों को भ्रमित कर सकता था, जिससे दिशा का पता नहीं चल पाता था।
ऐसा लग सकता था कि कोई सीधी रेखा में चल रहा है, लेकिन अनजाने में रास्ते से भटक सकता है या चक्कर लगा सकता है, जिससे घाटी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अगर उनके पास नक्शा और इलाके की थोड़ी समझ न होती तो यश और उनके समूह के लिए इस घाटी को खोजना और उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट 3 साल बिताने के बाद भी विहान द्वारा छोड़े गए प्राचीन मकबरे को नहीं खोज पाए। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उतना समय बिताने के बाद समूह सफलतापूर्वक घाटी में प्रवेश कर गया। यहाँ बहुत शांति थी, कोई तरनाक जानवर मौजूद नहीं था और दृश्य भी अद्भुत था। हरे भरे घास के मैदान और साफ नदियाँ, सचमुच एकांत स्वर्ग जैसा। हालांकि यह समूह यहाँ दर्शनीय स्थलों की यात्रा या बसंत ऋतु की सैर के लिए नहीं आया था। सुंदर दृश्यों को नजरअंदाज करते हुए वे अवनी के नेतृत्व में तेजी से घाटी के पूर्वी हिस्से की ओर चल पड़े। जल्द ही वे घनी हरी लताओं से ढकी एक पहाड़ी दीवार के सामने पहुंच गए। अवनी ने पहाड़ी दीवार पर नजर डाली, फिर नक्शा देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और कहा, प्राचीन मकबरे का प्रवेश द्वार इन लताओं के पीछे होना चाहिए। हालांकि ये लताएं साधारण नहीं हैं। इन्हें हरी लोहे की लताएं कहा जाता है और ये बेहद मजबूत होती हैं। ऐसा लगता है कि प्राचीन मकबरे में प्रवेश करने के लिए हमें इन हरी लोहे की लताओं को उखाड़ने में कुछ समय लगाना होगा। मुझे कोशिश करने दो, दीप ने कर्कश स्वर में कहा, फिर पहाड़ी दीवार की ओर बढ़ा, दोनों हाथों से एक हरी लोहे की लता को पकड़ लिया, एक धीमी गर्जना की और अपनी बाहों की मांसपेशियों को उभारते हुए एक अजीब सी ताकत का विस्फोट किया, फिर जोर से खींचा। झपटा। दीप की जन्मजात दिव्य शक्ति के प्रभाव में हरी लोहे की बेल सीधे टूट गई। दीप ने भौहें चढ़ाते हुए लापरवाही से अपने हाथ में पकड़ी हरी बेल को फेंक दिया। यह सचमुच बहुत कठिन है। इसे मुश्किल से उखाड़ने के लिए मुझे अपनी 40% शक्ति लगानी पड़ी और इसमें बहुत ऊर्जा लगती है। आराम करने और स्वस्थ होने से पहले मैं ज्यादा से ज्यादा 10 हरी लोहे की बेलें ही उखाड़ सकता हूँ। इस गति से इन सभी हरी लोहे की बेलों को साफ करने में कम से कम आधा दिन लगेगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी करना होगा। अवनी का गोरा सुंदर चेहरा शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें चिंता छिपी थी। पीछा करने वालों के पीछे होने के कारण उन्हें जल्द से जल्द प्राचीन मकबरे में प्रवेश करना था, अंदर के खजाने को वापस लेना था और काली हवा के डाकुओं द्वारा पकड़े जाने से बचने की कोशिश करनी थी। अन्यथा अगर उनका सामना काले बाघ से होता तो न केवल वे खजाने प्राप्त करने में असफल होते, बल्कि अपनी जान भी गंवा सकते थे। अर्धचरण जन्मजात रियल साधना ऐसी चीज नहीं थी जिसका वे सामना कर सकें। मुझे कोशिश करने दो, यश ने स्वेच्छा से कहा। उसकी उदासीन निगाहें हरी लताओं पर घूम रही थीं, उसकी गहरी आंखों में ठंडी तीक्ष्णता का एक संकेत उभर रहा था। फुसफुसा। अगले ही पल खजाने की कृपाण म्यान से बाहर आ गई और कृपाण की रोशनी तेज हवा की तरह बह गई। फुसफुसा। तुरंत दर्जनों हरी लोहे की लताएं टूट गईं, पहाड़ की दीवार से बारिश की तरह गिरने लगीं। पहाड़ की दीवार पर 10 मीटर की ऊंचाई पर सभी की नजरों में एक अंधेरी गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। समस्या हल हो गई। अब हम अंदर जा सकते हैं, यश ने अपनी कृपाण म्यान में रखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। युवा गुरु यश सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं, दीप ने प्रशंसा से यश को देखा और उन्हें अंगूठा दिखाया। वह अर्जित 7वें स्तर की साधना का एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थी। वह समझ सकता था कि यश द्वारा अभी अभी छोड़ी गई कृपाण की रोशनी अविश्वसनीय रूप से सघन थी, इसलिए उसमें अत्यंत प्रबल विनाशकारी शक्ति थी। यह तभी संभव था जब किसी का कृपाण दाव क्षेत्र एक निश्चित उच्च स्तर पर पहुंच जाए।
युवा गुरु यश के साथ सहयोग करना वास्तव में सही निर्णय था। अवनी भी राहत भरी मुस्कान के साथ बोली। शायद पहले विहान के प्राचीन मकबरे से आधे खजाने को सौंपने पर उसे थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन अब उसे लगा कि यह अविश्वसनीय रूप से सार्थक था। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ की उपस्थिति में सब कुछ दोगुना प्रभावी था। चलो चलें। कुछ प्रशंसाओं के बाद समूह ने बिना समय गवाए पहाड़ की दीवार के अंधेरे खोखले में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का रास्ता घुमावदार और संकरा था, भेड़ की आंत के रास्ते जैसा, और साथ ही घना अंधेरा जहां चेहरे के सामने हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चलना काफी मुश्किल था। पूरे 20 मिनट बाद वे आखिरकार घुमावदार संकरे रास्ते से बाहर निकले और एक खुली जगह पर पहुंचे। अपने हाथों में मशालों की रोशनी में वे आगे 10 शाखाएं बनाते हुए रास्ते देख सकते थे। बाईं ओर का चौथा रास्ता प्राचीन मकबरे तक जाने का सही रास्ता है, बाकी सभी रास्ते बंद हैं। और नक्शे के अनुसार ये बंद रास्ते खतरों से भरे हैं, इसलिए सभी लोग बिना सोचे समझे अंदर न जाएं। अवनी ने उन्हें याद दिलाया, फिर प्राचीन मकबरे तक सही रास्ते पर चलते हुए रास्ता दिखाया। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, बस 100 मीटर से थोड़ा ज्यादा। जल्द ही समूह अंत तक पहुंच गया, जहां एक मोटी चट्टानी दीवार ने उनका रास्ता रोक रखा था। क्या यह भी एक बंद रास्ता है? यश ने भौहें चढ़ाई। बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और रहस्य है। वरना जब हजारों मार्शल आर्टिस्ट विहान द्वारा छोड़े गए प्राचीन मकबरे की खोज में गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज में दाखिल हुए थे, तो भले ही यह छोटी सी घाटी अविश्वसनीय रूप से छिपी हुई होती, इसे बहुत पहले ही खोज लिया गया होता। यह हमारे आने और खजाने की तलाश का इंतजार कैसे कर सकती थी? अवनी हंसा, पत्थर की दीवार की ओर चला गया और एक उभरे हुए पत्थर को धीरे से 3 बार थपथपाया। क्लिक क्लिक क्लिक। गड़गड़ाहट, मानो कोई तंत्र चालू हो गया हो। गियर के घूमने की आवाज अचानक गूंजी और फिर पूरी गुफा हिल गई। छत से धूल उड़ रही थी। फिर यश और दूसरों की निगाहों के नीचे कसकर बंद मोटी चट्टानी दीवार धीरे धीरे दोनों तरफ एक स्लाइडिंग दरवाजे की तरह खुल गई। दरार से हल्की रोशनी की किरणें बाहर निकलीं, जिससे अंधेरी गुफा में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। जल्द ही मोटी चट्टान की दीवार में एक व्यक्ति के गुजरने लायक जगह बन गई और सभी अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। सब लोग सावधान रहें, यश ने उन्हें याद दिलाया। हाँ, अवनी और बाकी लोगों ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। सभी को यह बात बिल्कुल साफ थी कि हालांकि उन्हें प्राचीन मकबरे का स्थान मिल गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे अंदर के खजाने आसानी से ले जा सकते थे। आखिरकार यह प्राचीन मकबरा यक्षागिरी देश के पूर्व सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया था। कोई मूर्ख ही सोचेगा कि ऐसे प्राणी से आसानी से खजाना ले जाना संभव है। अंदर जरूर कोई खतरा होगा। अगर वे लापरवाह रहे तो वे मकबरे के साथ ही दब जाएंगे। समूह ने अपनी मानसिकता को समायोजित किया, अपनी चरम अवस्था को बनाए रखा और अपने पूरे शरीर में सच्ची ऊर्जा का संचार किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर उन्हें कोई खतरा आए तो वे किसी भी समय पलटवार कर सकें। उन्होंने एक गंदी सांस छोड़ी, फिर चट्टान की दीवार के बीच में दरार की ओर कदम बढ़ाए। अंधेरे से निकलकर उजाले में आते ही सभी की दृष्टि तुरंत चमक उठी। यह एक विशाल पत्थर का कक्ष है, जिसकी चौड़ाई 100 सीढ़ियां और लंबाई 100 सीढ़ियां है। पत्थर के कक्ष के गुंबद में मुट्ठी भर चमकीले मोती जड़े हुए हैं, मानो बादलों से ढका हुआ कोई गर्वीला सूरज कोमल प्रकाश बिखेर रहा हो और चमक बिखेर रहा हो। इससे यश और अन्य लोगों को पत्थर के कक्ष में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बाईं ओर 70 से 80 वर्ग मीटर का एक औषधीय क्षेत्र है, जहां कई आत्मा औषधियां उगती हैं और एक तेज सुगंध फैलती है। हवा को हल्का सा सूंघते ही मुंह में पानी आ जाता है
और उनकी सच्ची क्यूई धीरे धीरे उत्तेजित हो जाती है। हे भगवान, इतनी सारी आत्मा औषधियां! यह एक निम्न श्रेणी की आत्मा औषधि है, हरा आत्मा फल। एक द्वितीय श्रेणी की आत्मा औषधि, सफेद जेड फूल। एक तृतीय श्रेणी की आत्मा औषधि, डॉगवुड घास। यश और अन्य लोग जब औषधीय क्षेत्र में आत्मा औषधि को उगते हुए देखते हैं तो आश्चर्य से चिल्ला उठते हैं। उनकी आंखें तीव्र उत्साह से भर जाती हैं। हालांकि स्पिरिट मेडिसिन का ग्रेड बहुत ऊंचा नहीं था, फिर भी उनकी संख्या पर्याप्त थी, दर्जनों में, और उनका कुल मूल्य निश्चित रूप से 3000 निम्न श्रेणी स्पिरिट स्टोन से ज्यादा था। हालांकि सभी ने स्पिरिट मेडिसिन लेने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि निरीक्षण जारी रखा। पत्थर के कक्ष के दाईं ओर एक कुंड है, जिसका पानी साफ और झिलमिला रहा है, जहां कई रंग-बिरंगी मछलियां खुशी से तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये 5 रंगों वाली मछलियां हैं, एक बहुत ही कीमती दुष्ट जानवर मछली। हालांकि इसका स्तर केवल प्रथम श्रेणी 5वीं श्रेणी का है, फिर भी प्रथम श्रेणी 9वीं श्रेणी का दुष्ट जानवर भी उतना मूल्यवान नहीं है। केवल द्वितीय श्रेणी का दुष्ट जानवर ही इसकी तुलना कर सकता है। क्योंकि यह मछली सर्वथा एक खजाना है, इसका मांस और रक्त खाने से भौतिक शरीर को दृढ़ किया जा सकता है और शक्ति में वृद्धि हो सकती है। इसकी मछली की हड्डियों और रक्त का उपयोग कीमिया के लिए सामग्री के रूप में किया जा सकता है, और इसके शल्कों का उपयोग रक्षात्मक खजाना कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता है। इनमें से सिर्फ एक मछली ही पीले रंग की निम्न श्रेणी की खजाना कलाकृति के बराबर है। अच्छी जानकारी होने के कारण अवनी ने एक नज़र में ही उन रंग-बिरंगी मछलियों की उत्पत्ति पहचान ली और धीरे से चीख पड़ी। सबका दिल दहल गया। यह वास्तव में यक्षागिरी देश के सर्वोच्च विशेषज्ञ विहान द्वारा छोड़ा गया प्राचीन मकबरा था। यह सचमुच कहा जा सकता है कि खजाने हर जगह थे, आसानी से मिल जाते थे। देखते रहे। पत्थर के कमरे के बीच में एक प्राचीन कांसे का चौतरफा हंडा भी था, जिसके तले में जलने के निशान थे और अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। यह औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधि हंडा जैसा लग रहा था। ध्यान से देखने पर प्राचीन कांसे के चौतरफा हंडे के निचले बाएं हिस्से पर छोटे छोटे अक्षरों की एक पंक्ति थी, पीला ग्रेड उच्च श्रेणी का खजाना कलाकृति, पृथ्वी कांसे का हंडा। यह वास्तव में एक पीला ग्रेड उच्च श्रेणी का खजाना कलाकृति है। यश की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसे अफसोस हुआ। अगर यह पृथ्वी कांसे का कड़ा ही कोई आक्रामक या रक्षात्मक खजाना कलाकृति होती तो यक्षागिरी देश में इसका अस्तित्व निश्चित रूप से अमूल्य होता। लेकिन दुर्भाग्य से यह एक खजाना कलाकृति है जिसका उपयोग केवल कीमिया के लिए ही किया जा सकता है। यह कीमियागरों के लिए बहुत आकर्षक हो सकता है, लेकिन यश जैसे शुद्ध मार्शल कलाकारों के लिए यह व्यावहारिक रूप से रद्दी धातु के ढेर से अलग नहीं है। ओह, यह क्या है? छोटे शिवानी की नजर तेज थी और उसने पृथ्वी कांसे का कड़ाही के पीछे कुछ देखा, जिससे तुरंत सभी सतर्क हो गए। सबने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी कांसे का कड़ाही के पीछे एक पत्थर का बिस्तर था, और उस पत्थर के बिस्तर पर काले वस्त्र पहने एक कंकाल जैसी आकृति बैठी थी। अगर अनुमान सही था तो ये 20 साल पहले यक्षागिरी देश के नंबर 1 विशेषज्ञ विहान के अवशेष होने चाहिए। सबकी नजरों के सामने उन्होंने यह भी देखा कि विहान के अवशेषों के सामने 3 जेड के लंबे बक्से रखे थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या है। विहान जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा उन्हें अपने अवशेषों के सामने इतनी गंभीरता से रखना, यह कोई साधारण बात नहीं होगी। दीप, तुम दोनों भाई बहन स्पिरिट मेडिसिन लेने जाओ। अवनी और मैं पंचरंगी मछली को बचा लेंगे। सभी कृपया सावधान रहें और अपनी सतर्कता न खोए। हालांकि यहाँ शांति दिखती है, मुझे हमेशा लगता है कि यह इतना आसान नहीं होगा।
यश ने गंभीर भाव से निर्देश दिया। उसकी गहरी समझ को लगातार हवा में खतरे का एक हल्का सा एहसास होता रहा। दीप और उसकी बहन भी स्थिति की गंभीरता को समझते थे और बिना देर किए सावधानी से सिर हिला दिया। इसके बाद सभी दो टीमों में बंट गए और अलग अलग काम करने लगे। हालांकि यश अत्यधिक सतर्क था या नहीं, उन्हें अपने कार्यों की शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ भी असामान्य नहीं मिला। पत्थर का कक्ष अविश्वसनीय रूप से शांत था। आत्मिक औषधि और पंचरंगी मछलियां इकट्ठा कर ली गई हैं। अब हम वो पृथ्वी कांसे का कड़ाही और विहान के अवशेषों के सामने रखे खजाने ले जाएंगे और फिर हम यहाँ से जा सकते हैं, अवनी ने कहा। उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी लाली उभर आई जो साफ तौर पर थोड़ी उत्साहित थी। पृथ्वी कांसे का कड़ाही एक पीले रंग की उच्च श्रेणी की खजाना कलाकृति है। हालांकि यश और बाकी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन इसे किसी कीमियागर को बेचने पर जरूर अच्छा इनाम मिलता, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसे यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हर कोई अमीर नहीं होता, वे इतने जिद्दी नहीं हो सकते। मिट्टी का कांसे का कड़ाही अपने स्पेस बैग में डालने के बाद दीप तेजी से विहान के अवशेषों के पास गया, अपना सिर खुजाते हुए और ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, ये आप पहले ही गिर चुके हैं। ये खजाने आपके लिए बेकार हैं, इसलिए मुझे इन्हें लेने दीजिए। जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं जरूर वापस आऊंगा और आपको एक भव्य अंतिम संस्कार दूंगा। यह कहते हुए दीप ने 3 जेड लंबे बक्से लेने के लिए हाथ बढ़ाया। भिनभिनाना। हालांकि जैसे ही दीप हाथ बढ़ाने के लिए नीचे झुका, उसने अपनी चेतना के सागर में यह नहीं देखा कि जिस क्षण वह हिला, उसके सामने पीले सफेद कंकाल की खोखली आंखों में अचानक एक हल्की टिमटिमाती हुई लौ जैसी रोशनी दिखाई दी। दीप, सावधान। दीप ने इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यश, जो सतर्क अवस्था में था, ने ध्यान दिया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने तुरंत जोर से चिल्लाया, क्या? दीप थोड़ा स्तब्ध रह गया। फुफकार। यश के जवाब देने से पहले ही दीप ने हवा में किसी चीज के टूटने की एक तीखी आवाज सुनी जो अचानक उसके कानों में गूंज उठी। फिर एक शक्तिशाली और अतुलनीय रूप से तेज ऊर्जा हवा में फूट पड़ी, सीधे उसके सिर पर लगी। उसे साफ एहसास हो रहा था कि अगर हवा का वह झोंका उसे लग जाए तो उसका सिर तरबूज की तरह फट जाएगा।